8th क्लास के सारे विद्यार्थी तुम्हारे 1 से लेके और 5 तक जो चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। इससे पहले भी हमने चैप्टर 7 पढ़ लिया है और ये चैप्टर आपके 9 है, जनन। तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। टॉपिक भी अच्छा है और जनन भी पादपों में नहीं, ओनली जीव जंतुओं में बताया है, और वो भी स्पेशली मनुष्य के अंदर जनन को ज़्यादा इसमें फोकस किया है। तो कुल मिला के इसमें से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसलिए इसको थोड़ा समझना, क्योंकि ये समझाने वाला टॉपिक है। तो मैं लाइनें लिख दूँ उससे आपको नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना। इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा, एक बार समझ लोगे, क्योंकि मैंने टर्म्स लिख दिए। सारी टर्म्स क्या है ये मैं डायग्राम के द्वारा तुम्हें समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर हम पढ़ें इस चैप्टर को कि जनन की क्या आवश्यकता है, तो देखो बेटा, सजीव जो है, सजीव के अंदर अगर हम देखें तो सजीव और निर्जीव का अगर हम डिफरेंट देखें तो क्या है, यानी कि ऐसी क्या है सजीव के अंदर, ऐसी क्या क्रियाएं हैं, क्या एक्शन ले रहा है सजीव की, उसे हमने सजीव कहा है। उस निर्जीव में वो चीज़ नहीं हो रही, वो निर्जीव है। तो सजीव में एक क्रिया होती है जनन। जनन के जैसे होता है आपके पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जैसे कि आपकी वृद्धि, यानी कि ये सारे टॉपिक है किससे संबंधित, हमारे सजीव से। यानी कि वह जो गति करता है, जो श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है और जनन करता है, अगर ये सब काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सजीव। अब सजीव का मतलब तो तुम जानते ही हो, सजीव का मतलब सारे के सारे इस धरती पे जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, ठीक है, अगर वो ये सब काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सजीव। और इनके अलावा जो धरती पे बच गई, पृथ्वी पे जो बच गई, वो सारे क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है। और मैंने आपको कई बार बताया सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी क्या है, तुम्हारे वायरस। अगर कोई इसको कोशिका मिल गई तो ये सजीव, नहीं मिली तो निर्जीव, ठीक। तो जनन क्या है, जैसे कि पाचन से खाना, श्वसन से हम श्वास ले रहे हैं, उत्सर्जन से हम अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहे हैं, वृद्धि से हमारी शरीर की ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट कर। अब जनन क्या है, तो जनन को जो साइंस की भाषा में समझाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सजीवों की वह क्रिया, एक कार्य है सजीवों का, जिसका कार्य क्या है, यानी कि सजीवों की वह क्रिया जिसके द्वारा ये कार्य संपन्न होता है कि ये जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर जनन नहीं करोगे तो जो हमारा जीवन है सजीवों का, उसका अस्तित्व क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि पेड़ पौधे हैं, अगर वो जनन नहीं करेंगे, बीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बीज नहीं बनाएंगे, तो दूसरा पेड़ पौधा कहाँ से आएगा। अगर जैसे हम मनुष्य हैं या एनिमल्स जितने भी हैं, अगर वो जनन नहीं करेंगे तो नई पीढ़ी कहाँ से आएगी। तो जनन क्या है, जीवन के अस्तित्व को बचाने की क्रिया है। यानी कि हमारा जो जीवन है, अगर उसको आपको बचाना है और आगे भेजना है, जीवन को आगे बढ़ाते रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनन। जनन का मतलब होता है आपके रिप्रोडक्शन, यानी कि आपको रिप्रोड्यूस करनी है, चीज़ें दोबारा बनानी है। तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जनन 2 प्रकार का है, एक तो है लैंगिक और एक है अलैंगिक। अब लैंगिक और अलैंगिक में डिफरेंट क्या है कि अलैंगिक जनन में क्या बेटा, किसी एक जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि जो नया जीव बनेगा उसकी उत्पत्ति में 2 जीवों की आवश्यकता नहीं है। उस प्रकार के जनन को आप क्या कहोगे, अलैंगिक जनन। यानी एक जीव है और उसी से दूसरा जीव जर्मिनेट हो गया, बन गया, तो उसे आप क्या कहोगे, अलैंगिक जनन, ठीक है। और यदि आपको 2 जीवों की आवश्यकता पड़ रही है, 2 जीवों ने अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ कोशिकाएं दी है, तब जाके एक नया जीव बना है, तो उसे क्या कहोगे, लैंगिक जनन। अब जैसे कि अलैंगिक के आपके उदाहरण दे रखे हैं, अलैंगिक जनन की एक विधि दे रखी है, मुकुलन, आपके बर्डिंग। अब मुकुलन के अंदर आपके एग्जाम्पल है हाइड्रा और यीस्ट। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं कि हाइड्रा के ऐसे डेंटिकल्स होते हैं, और जैसे हम बात करें, जैसे ये आपका हाइड्रा हो गया, इसमें ऐसे डेंटिकल्स वगैरह होते हैं। अब क्या होता है, हाइड्रा सपोज करो यहाँ पे कुछ उसके बड बन गई। बड का मतलब आप समझते हो, जैसे अपने शरीर पे कोई बड सी बन जाती है, मस्सा मुस वगैरह कुछ हो जाता है, इस टाइप से एक बड होती है, ठीक। अब ये बड बन गई, ये बड धीरे, इसको बोलते हैं बड इंग्लिश में, या इसको हिंदी में बोलते हैं मुकुल। अब ये क्या करेंगे, हाइड्रा के अंदर ये बड क्या करेगी, धीरे धीरे और बढ़ेगी। जैसे सपोज करो कि ये बड इस पे बनी थी, तो ये बड और बढ़ गई,
तो ये बर्ड क्या होगी, कुछ समय बाद ये ऐसे अलग हो जाएगी और ये बर्ड अलग होके एक नए हाइड्रा को उत्पन्न करेगी। तो ये आप देख रहे हो कि हाइड्रा अकेला ही था। अब एक ही जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति हुई, दूसरे किसी जीव की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार का जन्म क्या कहलाता है, अलैंगिक। इसके अलावा है आपके यीस्ट में। यीस्ट क्या होता है, जैसे कि ये यीस्ट का स्ट्रक्चर, अब इसमें सपोज करो इस तरीके से एक और बर्ड बनी। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये यीस्ट अलग हो जाएगा, ये बर्ड अलग हो जाएगी, बर्ड अपने आप में यीस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यीस्ट में इस प्रकार से ऐसी है द्विखंडन। अब शब्द से ही पता चल रहा है कि द्विखंडन मतलब 2 बार कोई चीज़ टूटी है। अब जैसे अमीबा है, अब ये अमीबा का डायग्राम सपोज करो, तो इसके अंदर सब चीज़ें भरी हुई है। अब इसके 2 खंड कर दें ऐसे बीच में, जैसे कि इस तरीके से 2 खंड हो गए। अब इन दोनों खंडों से क्या बन गए, 2 अमीबा बने। एक से कितने अमीबा बन गए, 2। तो द्विखंडन का उदाहरण आपको अमीबा में समझाना है, ठीक है। इसके डायग्राम्स आपको बुक्स में दे रखे हैं, आप देख सकते हो। बाकी याद ये रखना है कि आपसे डायरेक्टली या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन किस में होता है, अमीबा, हाइड्रा या यीस्ट। अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या है, मुकुलन और खंडन, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये डिटेल्स में नहीं पूछेगा। फिर आपके लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या है बेटा कि 2 युग्मक संलयित होते हैं, यानी कि 2 युग्मक बनते हैं और बनने के बाद में वो संलयित का मतलब उनका फ्यूजन होता है, वो जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद किसी नए जीव की उत्पत्ति होती है। अब इसमें क्या है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपके नर और एक होती है आपके मादा। अब नर भी क्या करेगा, एक कोशिका देगा। जैसे मनुष्य की बात करें तो नर देगा आपके शुक्राणु और मादा देगा आपके अंडक या एग बोल सकते हैं। देखो ये अपने आप में एक कोशिका है और ये भी अपने आप में एक कोशिका है। ये 2 कोशिकाएं मिलके एक कोशिका को जनरेट करती है, यानी दोनों कोशिकाओं में क्या है कि 23 गुणसूत्र होते हैं और ये दोनों कोशिकाएं मिलके हमारी एक डिप्लॉइड कोशिका बनाती है। ये हैप्लॉइड कोशिकाएं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब ये एक कोशिका, ये एकल कोशिका है। इस एकल कोशिका का विकास होते 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 हम क्या देखते हैं कि ये एकल कोशिका डेवलप होते होते क्या बनाती है, गर्भ बनाती है। गर्भ का मतलब एक नवजात होने वाला शिशु, यानी कि फीटस बनाती है, जो आपके माँ के पेट में होता है फीटस। तो फीटस जब बनेगा तो इस समय इसके पास बहुकोश की संरचनाएं होंगी, यानी कि एकल कोशिका, एक कोशिका से बहुकोश के स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि एक कोशिका से बहुकोश के स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है इसमें आपके लैंगिक जनन में। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको अब समझाने वाला हूँ आगे। आपको ये याद रखना है कि लैंगिक जनन हायर प्लांट एंड एनिमल्स में पाया जाता है, यानी उच्च वर्ग के जंतु हैं। ये आपके 9th क्लास में पूरा क्लासिफिकेशन है किस चीज़ का, जीव जंतुओं का, जो अपने चैप्टर है 7th नंबर का, उसमें बेटा क्लासिफिकेशन, उसमें आपको पता चलेगा कि हायर प्लांट कौन से हैं, लोअर प्लांट कौन से हैं, लोअर एनिमल्स कौन से हैं, हायर एनिमल्स कौन से हैं। आपको याद रखना है कि अगर लैंगिक जनन होगा तो उसमें 2 जीवों की आवश्यकता होगी। अब देखो मनुष्य में लैंगिक जनन को समझाया है, तो मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन अगर समझाया तो मनुष्य के अंदर आप देखते हो कि एक है नर और एक है मादा। तो इनके अंदर क्या है बेटा, जनन अंग पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। जैसे कि नर की बात करें तो नर के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, वृषण ग्रंथि। इसके अलावा शुक्राणु नलिका है, वेस्क्यू ट्यूब होती है। इसी तरीके से मादा में होती है आपके अंडाशय, ओवरी, ये भी ग्रंथि है। फिर इस ओवरी से अंडवाहिनी निकलती है जो कि गर्भाशय में आके मिलती है। तो गर्भाशय और अंडाशय के बीच में जो काम करती है जोड़ने का, वो होती है आपके अंडवाहिनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब में होता है बेटा निषेचन, और निषेचन होने के बाद में जो संरचना हमारे सामने आती है उसको बोलते हैं युग्मनज, या फिर उसको बोलते हैं बेटा जाइगोट। अब ये जो पूरी बातें मैंने आपको यहाँ कही है वो पूरी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ही ये कोशिकाएं मिलेगी युग्मनज बनाएगी, युग्मनज के बाद में भ्रूण एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा और फीटस के रूप में फिर हमें विजुअल होगा, ठीक है। अब मैं आपको जो मादा जो फीमेल पार्ट है, सेक्स ऑर्गन है, उसका स्ट्रक्चर, आंतरिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जिसको आप देखना। सबसे पहले तो क्या होते हैं कि यहाँ पे 2 अंडाशय होते हैं इस तरीके से। 2 अंडाशयों के बीच में अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से यूट्रस होता है।
यूट्रस इन अंडाशय को बेटा फाइबर्स के द्वारा ऐसे पकड़ के रखता है, ऐसे जॉइंट रहते हैं ऐसे। अब यहाँ पे क्या है कि फिमरी पाई जाती है यूट्रस के ऊपर, उंगली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये फिमरी आगे जाके कन्वर्ट होती हैं आपकी फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब इस तरीके से जाके इससे मिल जाती है। आपको अब याद क्या रखना है कि ये जो है ये दो पाई जाती है, एक और दो, यानी कि अंडाशय जो है, अंडाशय मादा के अंदर दो पाए जाते हैं और वृषण भी नर के अंदर दो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके अंडाशय, और ये भी क्या है, अंडाशय। अब अंडाशय क्या बनाता है, इसका उत्पादन क्या है, ये बनाएगा बेटा क्या, एग, अंडक बनाएगा ये, यानी कि ये एक एन कोशिका का अंडक बनाएगा। ठीक है, यहाँ गर्भाशय के नीचे जो चीज़ें होती है उसको सर्विक्स बोलते हैं, जो आपके काम की नहीं है, मैं आपको केवल ये समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें पूछी कैसे जानी। अब क्या होगा कि यहाँ से एक अंडा बनेगा, या तो इससे बन सकता है या इससे। होता ये कि एक मैंने इससे बना तो दूसरे मैंने उससे बनता है। ठीक, अब सपोज करो ये अंडा बन गया, तो अंडे को ये क्या, इसको बोलते हैं फिमरी। ये क्या इस तरीके से, जैसे कोई अंडा है उस पर इस तरीके से रहती है, और जैसे एग आता है उसको रिलीज करके ऐसे पकड़ लेती है, पकड़ के, और ये जैसे सपोज करो ये अंडा बन गया। ठीक है, मैं रेड पेन से बना देता हूँ अंडे को। ये अंडा इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से कैच हो। अब ये अंडा क्या बेटा इसमें चलेगा अंदर, इसको बोलते हैं हिंदी में अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। अब ये अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर अंडा इस तरीके से ट्रैवलिंग करता रहता है, चलता रहता है आगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ से नीचे से स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म इस तरीके से आते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं इस तरीके से, लाखों की संख्या से ज़्यादा स्पर्म्स एंट्री में आते हैं। इनको बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु स्पर्म्स। जो स्पर्म होते हैं आपके वो एंट्री लेते हैं वेजाइना से, तो ये जब अंदर एंट्री लेते हैं तो ये ऐसे ट्रेवलिंग करते हैं, घूमते हैं चारों तरफ, और घूमते 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 ये यहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे एक कोई शुक्राणु यहाँ पहुँच गया, अंडाणु उधर से आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि ये अंडाणु और ये शुक्राणु। अब देखो अंडाणु का निर्माण कहाँ हुआ, अंडाशय ग्रंथि में, तो अंडाणु बेटा मादा युग्मक है। ये क्या है, मादा युग्मक, या तो इसको अंडा बोलो या अंडाणु बोलो, या फिर इसका दूसरा नाम क्या बोलोगे, मादा युग्मक। अब इसी तरीके से शुक्राणु का जो निर्माण हुआ है, ये जो शुक्राणु बना है वो कहाँ बना है बेटा, वृषण ग्रंथि में। अब वृषण ग्रंथि में बना है तो नर की है, तो इस शुक्राणु को अगर दूसरे हम नाम से जाने तो इसको बोलेंगे नर युग्मक। तो आपको याद रखना है कि मादा युग्मक कौन है, अंडक, और नर युग्मक कौन है आपके, शुक्राणु। तो इन दोनों का मिलने का जो स्थान होता है, ये क्या है शुक्राणु नर युग्मक, और ये क्या है अंडाणु मादा युग्मक। इन दोनों का जो मिलने का स्थान होता है अधिकतर, वो होता है बेटा फैलोपियन ट्यूब। तो जब ये दोनों मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, यानी जब ये दोनों मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे मिलने के बाद में। तो सपोज करो हमने उधर मिला के इनको बता दिया कि जैसे सपोज करो ये अंडाणु है, अंडाणु के अंदर स्पर्म की एंट्री हुई और उसने अपना केंद्रक यहाँ छोड़ दिया, अपना जो भी वो आनुवांशिक पदार्थ लाया था वो छोड़ दिया। अब देखो ये एक कोशिका कन्वर्ट हो गया, यानी एकल कोशिका बन गई है। अब यहाँ पे अंडाणु अपने आप में एकल कोशिका थी, ये भी एकल कोशिका थी बेटा। इन दोनों के पास ही 23 गुणसूत्र थे, यानी 23 गुणसूत्र हमारी माता से और 23 गुणसूत्र हमारे पिताजी से हमें मिलते हैं। अब 23 और 23 को प्लस करोगे, अगर हमने एकल कोशिका बना दी तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे आपके, 46। अब इन दोनों अंडाणु शुक्राणु का मिलना, इसका मतलब आपके मादा युग्मक और नर युग्मक का मिलना बेटा ये कहलाता है क्या, निषेचन। यानी युग्मकों का जो मिलना है वो क्या कहलाएगा, निषेचन। यानी हम कह सकते हैं कि युग्मक संलयन
अगर युग्मक मिले हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? निषेचन। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, वो पूछेगा कि निषेचन किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना या मादा युग्मक या नर युग्मकों का मिलना क्या होता है? निषेचन। मनुष्य के अंदर मादा में जब निषेचन होता है वो कहाँ होता है? अंडवाहिनी में, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब निषेचन होने के बाद में जो नई संरचना हमारे सामने आई 46 गुणसूत्र की एकल कोशिका, उसको बोलते हैं बेटा क्या? युग्मनज। अब युग्मनज नाम क्यों दिया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जाइगोट। अब युग्मनज नाम क्यों दिया इसको? क्योंकि युग्मकों के जनन से बनी, युग्मकों ने आपस में मिलाप किया तब जाके बना है, तो युग्मनज इसका नाम हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। तो अब ये युग्मनज क्या करेगा बेटा? आगे बढ़ेगा, ऐसे वापिस आएगा इधर, यहाँ आके, और ये शुक्राणु वगैरह तो ये सब नष्ट हो जाएंगे, ये जो आ रहे हैं, और क्योंकि एक ही शुक्राणु जाएगा अंडाणु के अंदर। तो अब ये यहाँ आके क्या करेगा कि इस गर्भाशय की जो दीवारें हैं, अगर निषेचन हो जाता है बेटा तो कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो तुम्हारे लेवल पे नहीं है, पर आगे तुम्हें मिलेंगे ये। तो ये क्या होता है, ये जो गर्भाशय की दीवारें ये मोटी होना शुरू हो जाती है, और मोटी हो गई, ये जो जाइगोट है, ये जो युग्मनज है, ये युग्मनज क्या होता है, इसके अंदर इस तरीके से धस जाता है, यूँ मान लो आप, ये युग्मनज इस तरीके से इसमें इम्प्लांट हो जाता है। इसको बोलते हैं रोपण, इम्प्लांटेशन हो जाती है। जैसे कोई बीज को रोपते हैं ना जमीन में, इस तरीके से यूट्रस की दीवारें हैं ये इतनी मजबूत हो जाती है कि ये इसको रोक लेती है। अब धीरे धीरे इस युग्मनज में क्या है कि परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। परिवर्तन किस प्रकार के? इस युग्मनज से क्या बनना है? अब हम जानते हैं कि युग्मनज आगे चल के किस में कन्वर्ट होने वाला है? भ्रूण में, यानी कि ये एम्ब्रियो बनाएगा। अब भ्रूण में बनाएगा तो ये धीरे धीरे ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, धीरे धीरे हम और स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो हम क्या देखेंगे कि बेबी टाइप स्ट्रक्चर इसमें बनने लगेगा। यानी कि हम देखेंगे कि इसमें फीटस का निर्माण होगा, यानी कि अंदर क्या है कि गर्भ, या फिर हम कह सकते हैं कि जो शिशु बाहर नहीं आया है वो शिशु का निर्माण हो रहा है। तो फाइनली जो हमें प्राप्त होता है एक समय पीरियड के अनुसार, वो क्या प्राप्त होता है? एक गर्भ प्राप्त होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि एकल कोशिका थी, एक छोटा सा युग्मनज लगा, और देखो काफ़ी लंबे समय के बाद एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये मनुष्य में लैंगिक जनन प्रक्रिया के दौरान होती है। अब इसमें से आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो क्या क्या पूछे जाने हैं, मैं क्लियर ही बता देता हूँ। एक तो पूछा जाएगा कि नर जो जनन अंग है वो क्या है? वो है बेटा वृषण ग्रंथि। कितनी होती है? 2। नर जनन अंग में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? आपके नर युग्मक है। इसी तरीके से मादा जनन अंग क्या है? अंडाशय। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडे का, एग का। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मादा युग्मक। ठीक है, ये अब शुक्राणु और अंडाणु अगर एक साथ मिल जाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन, युग्मकों का संलयन होना। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब, यानी कि मादा के शरीर के अंदर। अब निषेचन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। बेटा निषेचन अगर मादा के शरीर के अंदर हुआ तो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन, जो मैंने अलग से टॉपिक लिख रखा है आपके कि निषेचन के प्रकार कितने हैं। तो निषेचन बेटा 2 प्रकार का होता है। एक तो निषेचन होता है आपके आंतरिक, और एक होता है निषेचन बाह्य। अब आंतरिक और बाह्य का डिफरेंट समझ लो, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो होता है उसमें डिफरेंट क्या है? होता क्या है बेटा कि जो छोटा, जो आकार में छोटा है वो क्या ट्रैवलिंग का काम करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शुक्राणु बहुत सारे बनते हैं, जबकि अंडाणु यानी अंडा एक ही बनता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी भारी होता है, ये बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलता है जो आगे इस भ्रूण के लिए चाहिए, यानी कि आगे इस डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें लेके चलता है। तो ये क्या होते हैं कि जो नर युग्मक अधिकतर होते हैं वो आकार में होते हैं छोटे, ठीक है, और बहुत कम चीज़ें इनके पास होती है। तो बाह्य निषेचन क्या है कि कीट वर्ग में, मछली में, मेंढक में जो छोटे एनिमल्स है उनमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य का मतलब मादा के शरीर के बाहर। अंडा बाहर छोड़ दिया जाता है, शुक्राणु यानी कि नर युग्मक को भी बाहर छोड़ दिया जाता है। वो बाहर पानी के अंदर या कहीं भी वो क्या करते हैं, दोनों मिलते हैं, और मिलने की क्रिया को तो आपको पता है क्या कहते हैं? निषेचन।
तो जब बाहर होता है यानी कि निषेचन बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। तो आप उदाहरण दे सकते हो, कीट वर्ग है, इसके अलावा जैसे कि मत्स्य वर्ग है, सर्प वर्ग है, इनके अंदर क्या होता है, निषेचन बाह्य होता है। ठीक है। आंतरिक निषेचन आपको वही लाइन में यहाँ पे कहूँगा कि आपके जो हायर एनिमल्स जैसे हम हैं, मनुष्य है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, जितने भी हायर एनिमल्स मैमल्स के अंदर आते हैं, स्तनी वर्ग के अंदर आते हैं, उन सब में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन की परिभाषा क्या होगी कि मादा के शरीर के अंदर है तो आंतरिक निषेचन और मादा के शरीर के बाहर है तो बाह्य निषेचन। अब आपके 2-3 टॉपिक और हो रहे हैं कि जरायुज और अंडज किसे कहते हैं। तो जरायुज का मतलब होता है बेटा कि मादा के शरीर के अंदर भ्रूण का निर्माण हो रहा है, यानी कि भ्रूण का जो परिवर्धन चल रहा है वो मादा के शरीर के अंदर चल रहा है, जैसे मनुष्य में। और अंडज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अंडे। अब अंडे कौन कौन देते हैं, बहुत सारे जीव जंतु इसमें आते हैं अंडज में, यानी अंडे के अंदर, यानी जो अंडा उत्पन्न करते हैं वो सारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं। जैसे सरीसृप है हमारे, जैसे छिपकली है, आप देखते हो छिपकली के अंडे हैं, पक्षी है, पक्षियों के अंडे होते हैं, आपको पता है। तो इन सब में क्या होता है, जो अंडे से भ्रूण का परिवर्तन अंडे के अंदर चल रहा होता है। इसके अलावा आपके एक और लाइन है, कायांतरण किसे कहते हैं। बाकी सारी क्लियर हो गए हैं, बस लास्ट है ये कि कायांतरण किसे कहते हैं। तो बेटा कायांतरण का मतलब ये होता है कि कोई भी जो जीव जंतु है, ये मैंने आपको सारा समझा दी, युग्मनज, भ्रूण, एम्ब्रियो, गर्भ। कायांतरण का क्या है कि जो अंडा होता है इससे और एक वयस्क जीव बनने तक एक बीच में और एक जीव बनता है जिसे कहते हैं लार्वा। ये तो क्या है, एग है। इस एग के अंदर क्या एक जीव जंतु बन रहा है। अब जैसे कि मेंढक का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि मेंढक के लार्वे का नाम है टेडपोल। अब जब इस अंडे से मेंढक बाहर निकलता है तो किस रूप में निकलता है, टेडपोल लार्वे के रूप में निकलता है। तो शुरुआत में अगर हम मेंढक के लार्वे को देखें तो ऐसा लगता है वो मछली का बच्चा है, यानी कि आप उसको शुरुआत में देखोगे तो उसके अंदर सारे कैरेक्टर किसके हैं, मछली जैसे, पानी में रहता है, पानी के बाहर नहीं आना चाहता बिल्कुल भी। जबकि आपको पता है वयस्क जो मेंढक होता है वो पानी के बाहर भी आ जाता है, टर टर करता रहता है, लेकिन ये टेडपोल पानी के बाहर नहीं आना चाहता। इसके अलावा जैसे मछली गिल्स से श्वसन करती, ये भी गिल का उपयोग करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मछली जैसे होते हैं इस लार्वे में। इसके अलावा वो जनन नहीं कर सकता, वयस्क जो मेंढक होता है वो जनन कर सकता है। तो यानी कि वयस्क जीव और अंडे के बीच की, यानी अंडे के अंदर जो युग्मनज के अंदर जो चीज़ें बन रही है उसके बीच में एक जो स्टेज आती है लार्वा। इस लार्वे से इस जीव के अंदर बदलना, यानी कि लार्वा जब पूरी चीज़ें प्राप्त कर लेता है, जब जीव बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कायांतरण। काया का कुछ हो रहा है, यानी काया बदल रही है। काया का मतलब जानते हो ना, शरीर क्या है, बदल रहा है। अब जैसे मैं बात करूं कि टेडपोल लार्वे में बेटा क्या पूंछ पाई जाती है, ऐसा लगता है कि मछली के जैसे पूंछ टाइप होती है ना, पीछे फिन टाइप होते हैं, उस टाइप से, जबकि मेंढक के तो कोई पूंछ ही नहीं होती। समझ रहे हो। तो शुरुआत में जो लार्वा है उसकी संरचना भी अलग होती है और उसका जो आवास है वो भी अलग होता है, अनुकूलन भी अलग होता है, लेकिन धीरे धीरे वो वयस्क में बदलता है। अब लार्वा से वयस्क में बदलने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, कायांतरण। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके शुरुआत के 5 चैप्टर मैंने आपके वीडियो 4 में कवर कर दिए हैं और ये 5वां वीडियो है। इसमें 2 चैप्टर मिल रहे हैं आपको। एक तो आपको मिल रहे हैं कि पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण, और दूसरा आपको मिल रहा है जनन। अब ये दोनों बायोलॉजी के चैप्टर हैं, इससे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो पूछे जाना है लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में पूछा जाना है, जो आराम से समझा दिया। इसके अलावा वृषण ग्रंथि क्या होती है, अंडाशय ग्रंथि क्या होती है, निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में, अंडाशय में आपके अंडाणु अंडा बनता है, क्या बनता है, मादा युग्मक। गर्भाशय क्या करता है, गर्भाशय युग्मनज को क्या करता है, रोपित करता है और भ्रूण का निर्माण करता है। यानी पूरा का पूरा जो भ्रूण है उसको जो भी कुछ मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, गर्भाशय से मिलेगा, यानी गर्भ के अंदर वो आरोपित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जानी है। इसके अलावा आपसे वो पूछ सकता है कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, बाह्य। अगर मादा के शरीर के बाहर हुआ है तो बाह्य निषेचन, मादा के शरीर के अंदर हुआ है तो आंतरिक निषेचन। जरायुज यानी कि जो मादा के शरीर के अंदर जिनका डेवलपमेंट हो रहा है, जो बिल्कुल अपने जैसा जीव उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज। और जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंडज प्रजक। ठीक है,
इसके अलावा है आपके कायांतरण। जाइगोट किसे कहते हैं? युग्मनज। दोनों जो गैमेट है यानी कि दोनों युग्मक जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हाँ ये वाला, कि मुकुलन और खंडन ये किसकी विधियां हैं? ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। मुकुलन के एग्जाम्पल है आपके हाइड्रा और यीस्ट, और द्विविखंडन के एग्जाम्पल है आपके अमीबा। अमीबा अकेला होता है जिसके दो ऐसे टुकड़े हो जाए तो उससे दो अमीबा बन सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपसे इस चैप्टर से पूछी जानी है। अब आपके फिजिक्स के चैप्टर बचे हैं और लास्ट में कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड तारे ग्रह के बारे में बचा है। वो चैप्टर में 3 या 4 वीडियोस और बनेंगे, 5 बन चुके हैं, लगभग 3 या 4 और बनने चाहिए, ठीक है। पर ये मेन कंटेंट है बेटा, इसको क्लियर कर लोगे तो तुम्हारे 8th क्लास में A+ नंबर रहेंगे, यानी 75 से ज़्यादा A+ आराम से तुम्हें मिलेगा। इसलिए एक एक वीडियोज़ को लगभग 2-2, 3-3 बार देखो। अब लिखने का टाइम नहीं है, अब केवल समझने का। और फिर भी अगर कोई छोटी लाइन लिखनी पड़े तो लिख सकते हो, ठीक है। पर अब याद करने का टाइम है। जितनी बार, एक बार अगर देखने से समझ में आ गया तो देखो और फिर याद करो। अगर आपको लग रहा है एक बार से नहीं आया तो 2 बार, क्योंकि अभी आपको पता है कि कल आपकी एग्ज़ाम है 8 तारीख को। ये वीडियो मैं अभी 7 तारीख को बना रहा हूँ। 8 को एग्ज़ाम है, कल सोशल साइंस के एग्ज़ाम देखिए 9, 10, 11, 12 को एग्ज़ाम है। तो 9, 10 और 11 3 दिन का समय। अब 3 दिन में एक दिन वीडियो देख लो सारे के सारे, और 2 दिन आराम से उन वीडियोज़ को जो देखा है उसको बुक से याद करो। तो सारे आपके जितने टॉपिक्स है वो आराम से आपको याद हो जाएंगे। 8th क्लास तुम्हारे अभी तक जो 4 सीरीज कंप्लीट हुई है वीडियो की, उसके बाद में 5वीं सीरीज है जिसमें तुम्हारे लेसन 7 को मैंने बताया है। इसमें क्या है, संरक्षण समझा रखा है। संरक्षण किसका है? पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का। अगर किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं तो उनको हमने एक टर्म्स दिया है वनस्पति जात, फ्लोरा। और अगर विशेष क्षेत्र में ही पाए जाने वाले जीव जंतु हैं तो उनको प्राणी जात या फ्यूना कहते हैं उन्हें। अब विशिष्ट यानी कि उस क्षेत्र की विशेष स्थानिक प्रजाति, यानी कि एंडेमिक स्पीशीज। किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष जो प्रजाति, यानी कि विशेष जो पशु पक्षी या पेड़ पौधे जो भी है उन्हें हम स्थानिक प्रजाति या फिर एंडेमिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो जैसे राजस्थान के अंदर ऊँट पाए जाते हैं, तो ऊँट रेगिस्तान का क्या है, एक विशेष प्रजाति का जीव जंतु है। इसी तरीके से राजस्थान में आपकी खेजड़ी बहुत ज़्यादा पाई जाती है पेड़ पौधों में, तो ये विशेष है यहाँ के। अब है आपके एक शब्द आ रहा है आपके कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक क्या है? संकटाग्रस्त वन्य जीवों का डाटा है, यानी कि जो संकटापन्न जो जातियाँ हैं, थेटस जो है, मतलब जो एकदम बिल्कुल संकट के किनारे है, यानी जिन जिन जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम रह गई है अब, उन्हें हम संकटापन्न प्रजातियाँ कहते हैं। इससे रिलेटेड एक टर्म्स और पूछी जाएगी आपसे, विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति का मतलब ये होता है कि पृथ्वी पे पहले तो वो थी, पृथ्वी पर पहले थी पर अब नहीं है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा आपके डायनासोर। तो ये डायनासोर्स पहले तो थे और अब नहीं है, यानी कि ये विलुप्त हो चुकी है। अब विलुप्त होने के आसपास बहुत सारी प्रजातियां चल रही है, उनको हम कहाँ देख रहे हैं? रेड डाटा बुक में। यानी जिन भी प्रजातियों की संख्या कम हो गई है उन्हें संकटापन्न जातियां कहते हैं, और उनका जो डाटा रखा जाता है उस किताब का नाम है रेड डाटा बुक। लाल आंकड़ा किताब बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर आपके एक बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से, कि ये क्वेश्चन आएगा तो बड़ा आएगा। इसको मैंने लिखा भी कुछ इस तरीके से है, पर आप समझने की पूरी कोशिश करना। देखो क्वेश्चन अगर आएगा आपके तो ये आएगा कि वनोन्मूलन के प्रभाव क्या क्या पड़े हैं। वनोन्मूलन के कारण भी अपने आप में भी यही है और प्रभाव भी यही है एक तरीके से। अब वनोन्मूलन का जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा पृथ्वी पे? अगर वनोन्मूलन का मतलब तो समझ रहे हो कि अगर वन धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, जैसे आप देख रहे हो आज आबादी बढ़ती जा रही है, आज जंगलों को काट काट के कृषि के लिए जगह बनाई जा रही है, पहाड़ों पे कई ऐसी बायोडाइवर्सिटी जिनको हटा दिया गया है, जैसे ब्राज़ील के जंगलों को काट दिया गया, आग लगा दी गई है, क्योंकि उनको कृषि के लिए भूमि चाहिए और भूमि मिल नहीं रही, ज़मीन मिल नहीं रही। तो वन जब कम होंगे तो उनके प्रभाव पृथ्वी पे क्या क्या पड़ेंगे। अब देखो, एक तो अगर वन
कम हो जाएंगे तो एक तो जल का स्तर भी घटेगा और मृदा का अपरदन बढ़ेगा। अपरदन का मतलब तो जानते हो, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, क्योंकि वन क्या है, उनकी जड़ों के द्वारा मिट्टी को बांध के रखते हैं। ह्यूमस, सॉइल के अंदर ह्यूमरस की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ह्यूमरस क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ, यानी कि मिट्टी के अंदर जो पाए जाते हैं खनिज पदार्थ, उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमरस। अगर इन खनिज पदार्थों की कमी आ गई तो हमारे पास जो भूमि बचेगी उसमें उर्वरता में भी कमी आएगी, यानी कि भूमि की जो फर्टिलिटी है, यानी कि उसकी उपजाऊता जो क्षमता है वो भी क्या होगी, कम होगी। अब अगर किसी भूमि की उपजाऊता क्षमता कम होगी, यानी वो कम उपजाऊ है, तो वो धीरे धीरे वो भूमि किस में कन्वर्ट होने लगी, मरुस्थल में, यानी कि मरुस्थलीकरण होने लगेगा, यानी मरुस्थल का प्रभाव बढ़ेगा। एक इम्पैक्ट तो ये है जो जल से रिलेट स्टार्ट होता है, इसके 3 पॉइंट है। एक है कि अगर पेड़ पौधे कम हुए तो इस धरती पे किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, CO2 के अवशोषण में कमी आएगी, तो CO2 की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आपको पता है कि मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं अपने पत्तियों के द्वारा, और लेने के बाद क्या, भोजन तैयार करते हैं। पर जब पेड़ पौधे ही कम हो गए तो इस गैस की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 गैस बढ़ गई तो पृथ्वी के द्वारा जितनी भी उत्सर्जित ऊष्मा है उसको ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं लगातार चलती रहती है और वो क्रियाएं चलती रहती है और चलती ही रहेगी, तो उन क्रियाओं से जो गैसेज निकल रही है यानी कि ऊष्मा के रूप में, तो उसको क्या है कि ये CO2 गैस क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी उस ऊष्मा को, उस एनर्जी को ले लेगी। तो एक तो वो एनर्जी क्या है, किसके पास रिजर्व हो जाएगी, तो CO2 क्या करेगी कि उस ऊष्मा को जब ले लेगी तो क्या करेगी, पूरी की पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देगी। अब पृथ्वी का अगर तापमान बढ़ गया तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। एक तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, आपकी गर्म हो जाएगी, यानी कि वैश्विक उष्णता। अब जैसे बात करें कि टेम्परेचर की बात करें, अब टेम्परेचर अगर पृथ्वी का बढ़ेगा तो मैंने आपको किताबों में भी बताया है और आपको समझाया है कि जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, यानी जितने भी हमारे पहाड़ हैं, उन ग्लेशियर्स के ऊपर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलेंगे और समुद्र स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे हमारे समुद्र के आसपास की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में आ सकती है, और एकदम अगर इस तरीके से होने लगा तो धीरे 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 पृथ्वी की जो जैव विविधता है उसको भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो वनोन्मूलन का 2 इफेक्ट है, एक तो पानी की कमी हो जाएगी और एक CO2 बढ़ने से क्या होगा कि पृथ्वी का हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब आपको ये सारे पॉइंट एक साथ उतार लेने, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आएगा, और फिर आपको ये पॉइंट लिखने हैं। अब आपके एक टॉपिक और बच रहा है अभ्यारण्यों से रिलेटेड, उद्यान। तो इसके जो हम पढ़ेंगे भाई, ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जैव विविधता को संरक्षित करना है। ये शब्द बार बार आ रहा है कि जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब ये होता है बेटा कि अपने पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु है उनके अंदर जो विविधताएं पाई जा रही है, यानी किसके अंदर विविधता है, जीव जंतु पेड़ पौधे सबके अंदर विविधता है। विविधता का मतलब तो जानते ही हो, अलग अलग हैं सब। तो जैव विविधता का मतलब क्या हुआ कि इस पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु है उनमें जो विविधताएं पाई जा रही है वही आपके क्या है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी। आप जितने भी प्रकार के जीव जंतु देखते हो, जितने भी प्रकार के पशु पक्षी जो भी देखते हो, वो सब क्या, जैव विविधता के अंदर। अब इन सब को हमें क्या करना है, बचाना है। तो अगर हमें इन्हें बचाना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, अभ्यारण्य बनाए, अभ्यारण्य बनाए, उसके ऊपर बनाया हमने राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे बड़ा हमने क्या बनाया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। 3 चीज़ें हमने बनाई हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं। तो अभ्यारण्य के लिए आपको बताना है कि ये जो हमारे जीव जंतु हैं सारे के सारे, इन सब में जीव जंतुओं की बात की जाएगी। जो हमारे जीव जंतु अभ्यारण्य में रहते हैं उनका एक तो शिकार पूरी तरीके से क्या निषिद्ध है, यानी कि उनका शिकार नहीं किया जा सकता, और स्थानिक जो लोग हैं वो मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति उनको मिल सकती है। जैसे कि उद्यान का ये जो अभ्यारण्य इसके आसपास कोई रहते हैं तो उनको थोड़ा बहुत जाने आने की सुविधा मिल सकती है। वहाँ से सूखी हुई लकड़ियाँ प्राप्त कर सकते हो, गोंद प्राप्त कर सकते हो, शहद वगैरह ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। फिर है आपके राष्ट्रीय उद्यान।
अब राष्ट्रीय उद्यान में क्या है कि ये जो पॉइंट है स्थानीय लोगों की मानवीय क्रियाकलाप, ये भी क्या है निषिद्ध है, यानी इसको भी मना कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे नहीं रहो। क्यों? क्योंकि होते क्या है कि वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे सारे जीव जंतु रहते हैं। अब मानव का स्वभाव क्या है, शिकार करना तो है ही है, नुकसान पहुँचाता है। जैसे हमारे यहाँ पे है काजीरंगा, सतपुड़ा, तो ये सतपुड़ा जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पहली बार वन यानी कि आरक्षित घोषित किया था भारत के अंदर। फिर है आपके सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आदिवासियों के पारंपरिक जो ढंग है, यानी कि जो अपने संस्कृति से पारंपरिक ढंग से जो वो रहते हैं उनके साथ जीवन यापन करते हैं। तो जो बृहद यानी बड़ा, जैसे निकोबार जैव मंडल है आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ आपके पंचमढ़ी है, यानी कि बहुत बड़ा जो एरिया है उसके अंदर क्या है मनुष्य भी रह रहा है। मनुष्य अपने पारंपरिक ढंग से रह रहा है, यानी अपनी संस्कृति से रह रहा है, उसको जीव जंतुओं से लगाव है, प्यार है, वो जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुँचाता। तो काफ़ी बड़े इलाके में जो हम जैव विविधता को संरक्षित करते हैं वो आते हैं आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैसे हमारे यहाँ पे आपके ग्रेट निकोबार जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, पंचमढ़ी वाला है, तो ये क्या है जैव मंडल के अंदर अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही चीज़ मिलके आ जाती है। तो 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएगी कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, और आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जैव मंडल सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर क्या है कि आदिवासी लोग, आदिवासी का मतलब जो बहुत पहले समय से रह रहे हैं पृथ्वी पर, वो रह सकते हैं और उनके साथ बिल्कुल जीव जंतुओं को सुरक्षा मिलती है, क्योंकि ये इनको नुकसान नहीं पहुंचाते। इन्हीं से ये क्या है अपना जीवन यापन करते हैं। फिर है आपके शुरुआत में जैसे कि अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य आपके जैसे भरतपुर में है, केवलादेव आपके राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर आपका राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अंदर आपको पता है कि जैसे कि कई पक्षी अभ्यारण्य भी है, घना पक्षी अभ्यारण्य है, तो कुल मिला के आपको सरिस्क अभ्यारण्य है अलवर के अंदर। तो अभ्यारण्य छोटी जगह है, राष्ट्रीय उद्यान उससे बड़ी जगह है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ी जगह है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। एक छोटा सा शब्द और दे रखा है आपके कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम पारिस्थितिक, देखो जैविक और अजैविक जो घटक है उनसे मिलके एक इकोसिस्टम तैयार होता है। जैसे हमारा भी एक इकोसिस्टम है कि हम जब स्कूल में रहते हैं तो जैसे हम हैं, हम सब क्या हैं, जीव हैं, पर हमारे आसपास का जितना भी फर्नीचर है वो क्या है, अजैविक घटक है। तो स्कूल का भी एक इकोसिस्टम होता है। तो उसी तरीके से जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो सामंजस्य बना हुआ है, अंतःक्रिया जो हुई है, उससे मिलके जो एक तंत्र बना है उसे कहते हैं आपके पारिस्थितिक तंत्र, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं इको सिस्टम। तो ये जो है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अभी जनन वाला बता रहा हूँ इसी वीडियो में आपको। तो ये जो है 7 नंबर जो चैप्टर है आपके, वो संरक्षण से रिलेटेड है, इसलिए इसको संरक्षण के आधार पर पढ़ना, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। खासकर रेड डाटा बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपके 100% यहाँ से। अब इसके बाद में हम जनन वाला पार्ट पढ़ेंगे इसी के अंदर।